डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोविजंस कैसे बनाए जाते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कंसेप्ट को। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, करंटली SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा में पोस्टेड हूँ। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बैंकिंग कंपनी का इंट्रोडक्शन और फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट वीडियो के थ्रू समझाया था। इस वीडियो में हम लोग उसी फाइनल अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जो प्रोविजंस एसेट्स के लिए बैंकिंग कंपनी को क्रिएट करना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट। पहले छोटे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो है एसेट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कंसेप्चुअली भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक बैंकिंग कंपनी अपनी एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करती है। तो जैसा आप सामने स्क्रीन इस पे देख पा रहे हैं कि एसेट्स, बैंकिंग कंपनी के एसेट्स को हमें दो पार्ट में बांटना होता है, स्टैंडर्ड एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनके रीपेमेंट के लिए किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, वो कंप्लीटली सिक्योर्ड है और रेगुलर पेमेंट उनके आ रहे हैं। मीन्स जैसे डेफिनेशन वाइज अगर हम कहें तो दीज एसेट्स डू नॉट carry more than normal risk which is attached to the business and does not constitute any problem. These are not non-performing assets. तो जिस लोन लेने वाले व्यक्ति का रेगुलर पेमेंट आ रहा हो उसे हम स्टैंडर्ड एसेट्स की डेफिनेशन में रखते हैं। अब उसके बाद में आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मीन्स जिनसे पेमेंट थोड़ा सा डिले हुआ है या ज़्यादा डिले हुआ है या बहुत ज़्यादा डिले होने का चांस है या आने का ही चांस नहीं है, उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की डेफिनेशन में डालते हैं। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में अगेन 3 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट जिनमें थोड़ा सा रिस्क है, डाउटफुल एसेट जिन पे डाउट क्रिएट हो चुका है, और कंप्लीटली डेट वाली एसेट्स, लॉस वाली एसेट्स जिसे लॉस एसेट्स की डेफिनेशन में डाला जाएगा। बाय डेफिनेशन अगर अपन कहें तो देखिए ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या डेफिनेशन दिया गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर द एसेट्स दैट सीज टू जनरेट एनी काइंड ऑफ इनकम फॉर द बैंकिंग कंपनी। मीन्स रेगुलर पेमेंट आना बंद हो गया है। द एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज नॉन परफॉर्मिंग बाय अप्लाइंग सम स्टैंडर्ड नॉर्म्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज a loan or advance where interest or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan. term loan अगर बैंक ने दिया है और उसका रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों का ही या दोनों में से किसी एक का रीपेमेंट 90 दिन से ज़्यादा के लिए ओवरड्यू हो चुका है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माना जाता है। द अमाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर in respect of overdraft or cash credit. The bill remain overdue for a period of 90 days in case of bill discounted or purchased. The installment of principal or interest thereon remain overdue for a crop season for long duration crop. The installment of principal and interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops. द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे मैंने आपको बताया कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स डाउटफुल और लॉस एसेट्स में डिफाइन की जाती है। तो सब स्टैंडर्ड की डेफिनेशन कैसे दी गई है इसको एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वुड बी वन which has remained non-performing assets for a period of more than or equals to 12 months. Substandard assets are the assets which have well-defined credit weakness that jeopardize the liquidation of debt and indicate that the bank will sustain loss in case of deficiencies are not corrected. Doubtful assets का definition दिया गया है, and assets would be classified as doubtful if it has remained in the
substandard category for a period of 12 months, these assets have been probability of not getting encashed. मतलब इनसे चांसेस कम हो गए हैं. और लॉस एसेट्स तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया है कि इसका पैसा रिकवरेबल नहीं है. तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट. अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलें तो इसके प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट हमें याद करने होते हैं. और ये प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट आपके सामने है अभी, जो हमें लर्न करके एग्जाम में याद करके जाना होता है कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स पर 10% की रेट से आपको प्रोविजन बनाना है. यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर डाल दूं कि यहाँ आप अपने जब भी एग्जाम देने जा रहे हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रोविजंस की लेटेस्ट रेट हो आप उनको फॉलो कर लें, ताकि आपको ऐसा नहीं हो जाए कि आपने गलत या पुरानी रेट काम में ले ली हो. तो यहाँ मैं आपको क्लियरली सजेशन दे रहा हूं कि लेटेस्ट प्रोविजन रेट्स जो भी अवेलेबल हैं आप उसकी स्टडी करके, कैलकुलेशन तरीका यही रहेगा तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी कर रहा हूं. तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे आपको 10% की रेट से प्रोविजन बनाना होता है. डाउटफुल एसेट्स में क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेगा कि वो डाउटफुल कितने समय के लिए है. अगर अप टू 1 ईयर है तो 20% से प्रोविजन हम लोग क्रिएट करेंगे. अगर 1 से 3 साल के लिए डाउटफुल है तो 30% की रेट से हम क्रिएट करेंगे. 3 साल से ज्यादा के लिए है तो 50% प्रोविजन क्रिएट करेंगे. इन केस अगर लॉस एसेट्स है तो 100% प्रोविजन बनाना है. और स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड एसेट्स पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रोविजन रेट्स डिसाइडेड हैं आपको उनको अप्लाई करना होता है. हमारे लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम जो सामने स्क्रीन पे आपके टेबल है उसमें से मेनली लास्ट वाला ऑल अदर लोन्स एंड एडवांसेस और 0.25% ईयर 1 का रेट अप्लाई करेंगे. अदर टेबल्स को आप थ्योरेटिकल पर्पज से याद कर सकते हैं. मेनली 0.25% आपको याद रखना है. तो चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ बैंक. और आपको एसेट्स की डिटेल दे रखी है. स्टैंडर्ड एसेट्स कितनी है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कितनी है, डाउटफुल एसेट्स बट सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर, डाउटफुल एसेट्स बट सिक्योर्ड अप टू 1 to 3 ईयर, एंड डाउटफुल एसेट्स सिक्योर्ड मोर देन 3 ईयर्स, और लॉस एसेट्स. तो अब करना यह है कि हमें इसके लिए जो रेट हमारे पास में है, जो प्रोविजन रेट्स हमारे पास में है, उसको अप्लाई करना है. तो आप इस अमाउंट के जस्ट पास में 2 कॉलम बना देंगे. सॉरी, राइट साइड में 2 कॉलम बनाएंगे. पहला कॉलम होगा हमारा प्रोविजन रेट का और दूसरा अमाउंट का होगा, मीन्स प्रोविजन का होगा. जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड एसेट्स पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25% से प्रोविजन बनाने के लिए प्रावधान रखा है. और सब स्टैंडर्ड एसेट्स और 1 to 3 ईयर जो है उसके लिए हमने ये रेट्स देखी थी कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे 10% की रेट से हमें प्रोविजन बनाना है. 1 ईयर तक वाले के लिए 20%, 3 ईयर तक वाले के लिए 30% और मोर देन 50 इसके लिए 50%. तो 10, 20, 30 और 50. तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में 10% प्रोविजन हो जाएगा. 1 ईयर तक वाले के लिए 20%, 3 ईयर अप टू 3 ईयर तक वाले के लिए 30% और 3 ईयर से ज्यादा वाले सिक्योर के लिए 50% और लॉस एसेट्स के लिए 100%. तो अब सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करते हुए प्रोविजन अमाउंट सामने की तरफ लिख लेना है. तो 5000 का हम 0.25% निकाल लेते हैं. 12.50
का 10% 60, 300 का 20% अगेन 60, 200 का 30% 60, 100 का 50% 50 रुपीज, 250 का 100% 250, एंड देन इस लास्ट प्रोविजन का आप टोटल लगा देंगे। तो जो हमारे प्रोविजंस हैं 12.5 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 50 प्लस टोटल प्रोविजन 492.5। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ascertain the provision amount required to be made by bank, तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। हमने जो उसका अमाउंट दे रखा था, ये प्रोविजन की रेट्स हमने याद कर ली और अप्लाई करते हुए परसेंटेज निकाल के उसके अमाउंट बता दिए और टोटल प्रोविजन हमने बैंक का कैलकुलेट करके बता दिया। तो ये था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और स्टैंडर्ड एसेट्स पे प्रोविजन अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका। चलिए अब चलते हैं फाइनल अकाउंट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बताया था और उस फॉर्मेट के बेस पे आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। ये फॉर्मेट आपको समझाया था मैंने। सॉरी, ये फॉर्मेट था हमारे सामने। अब इस फॉर्मेट को हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में अभी जानेंगे। फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस का है, जो बैंक को बनाना होता है। इनकम, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, और एक्सपेंडिचर में भी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, और इसके बाद हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और इन केस अगर क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन के लिए कहा गया है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व और अदर रिजर्व हमें क्रिएट करने हैं। तो फिलहाल हम एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर और प्रोविजन एंड कंटिजेंसी की बात करते हैं। तो हमारे सामने है एक छोटा सा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कृष्णा बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। आपको अमाउंट दे रखे हैं वेरियस: इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, rebate on bill discounted, commission charged on customers, office expenses, discount on bill discounted, interest on cash deposits, profit and loss का बैलेंस, रेंट एंड टैक्सेस एंड इंटरेस्ट एंड ओवरड्राफ्ट। अब आपको ये डिफाइन करना है कि ये जो हैं ये कौन से शेड्यूल में जाएंगे। मीन्स 13, 14, 15, 16 इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, इंटरेस्ट का खर्चा, ऑपरेटिंग का खर्चा या प्रोविजन में 13, 14, 15, 16 हमें ये डिसाइड करना है। तो अब मैं आंसर पार्ट के लिए एक वर्किंग आपसे करवाता हूं। हम इसके पास में एक कॉलम बनाते हुए देखिए हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन बैंक देने का काम करता है, उसकी इनकम है तो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडी बैंक वाले रिसीव करते हैं, मतलब लायबिलिटी का पार्ट है, उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा तो शेड्यूल नंबर 15 का पार्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का। ठीक है। ऐसे ही रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये बैंक वालों की इनकम है जो बैंक डिस्काउंटेड करते हैं। ये डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो ये वाला पार्ट है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसमें से दी जाने वाली रिबेट है, तो इसके लिए शेड्यूल नंबर 14 रहेगा। फिर कमीशन चार्ज ऑन कमीशन कस्टमर्स से अलग अलग जो डीडी बनाना या अदर जो सर्विसेज दी जाती है उस पर जो भी कमीशन चार्ज किया गया है वो अदर इनकम का पार्ट है, शेड्यूल नंबर 14 में चला जाएगा। ऐसे ही ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है, शेड्यूल नंबर 16। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, 14 में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट बैंक वाले ओवरड्राफ्ट के रूप में या
अपने करंट अकाउंट्स पर अवेलेबल करवाते हैं, इट मीन्स उस पर जो अमाउंट उनको मिलेगा उन पर ब्याज मिला है इनको ओवरड्राफ्ट पे, तो बैंक वालों की इनकम पार्ट है, मीन शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आपको सेपरेट रखना होगा। इसके बाद है रेंट एंड रेट्स, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है, शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक वालों को रिसीव होता है, तो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। तो मैंने आपके सामने शेड्यूल डिसाइड करवा दिए हैं। अब आप आंसर के लिए सबसे पहले शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल 13, शेड्यूल 13 हमें किसका बनाना होता है? इंटरेस्ट अर्न का। देखिए मैं शेड्यूल खोल के बताता हूं आपको। ये शेड्यूल 13, ये शेड्यूल 13 आपके सामने इंटरेस्ट अर्न, और इसमें शेड्यूल में देख सकते हैं 1 नंबर, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर बैंक्स और अदर्स। ये डिटेल हमें इसमें डालनी है। तो हम कुछ ऐसा ही शेड्यूल हमारे सामने बना लेंगे। इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल 13, हम इसका हेडिंग दे देंगे इंटरेस्ट अर्न। शेड्यूल 13 में हमारे सामने सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन लोन 34,890, 34,890। फिर शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट का था इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट्स 22,400, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 22,400, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंट था 12,800। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अगेन चेंज करवा रहा हूँ। बिल डिस्काउंटेड भी शेड्यूल 13 का पार्ट है। बिल डिस्काउंटेड और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड वाला पार्ट जो है, इसको भी शेड्यूल 13 में डालना है। तो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड बैंक की इनकम है, शेड्यूल नंबर 13 में आपको डालना है। अमाउंट है 19,400, 19,400। और इस पर जो रिबेट दी गई है, रिलीफ, सामने वाले कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया है 4,800 रुपए का, वो इसमें से माइनस होने वाला फिगर है। तो आप 19,400 में से लेस कर देंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 4,800। एक मिनट, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं हमारे व्यू के लिए। 4,800, 4,800। अब हम 19,400 में से 4,800 को माइनस कर देते हैं। $14,600। और इस शेड्यूल नंबर 13 का अब हम टोटल लगा देते हैं। इंटरेस्ट अर्न 14,600 प्लस 12,800 प्लस 84,690 टोटल हो गया। चलिए अब चलते हैं शेड्यूल 14 पर। शेड्यूल 14 मुझे बनाना है, किसका होता है शेड्यूल 14? अदर इनकम का। फॉर्मेट में यही ऐसा ही ले लेता हूं। अदर इनकम में देखिए 13 नंबर अपन ने कर लिया। अदर इनकम में हमारे पास अभी 14 नंबर में केवल एक ही है, वो है कमीशन चार्ज ऑन कस्टमर्स 14 नंबर पे 910 रुपए। तो अदर इनकम में मैं इसको लिख लेता हूँ और टोटल लिख लेता हूँ 910।
देन शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के लिए शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और फॉर्मेट जैसे इंटरेस्ट का था वैसे ही क्या क्या लेना है 15 में। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो बैंक पे करता है 36,500। नेक्स्ट 15 नंबर और है हमारे पास से नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक या इंटरेस्ट ऑन आरडी अगर लिखा हुआ हो तो वो भी आपको इसी लिस्ट में ले लेना है। तो फिलहाल एक ही है, इट मीन्स आप इसको यहाँ बंद कर सकते हैं। शेड्यूल 16 पे चलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16। तो शेड्यूल नंबर 16 से रिलेटेड हमारे पास था ये ऑफिस एक्सपेंसेस 15,500 रुपये, और ये रेंट एंड रेट्स 1800, इन दोनों की हम टोटल लगा देते हैं। तो 15,500 प्लस 1800 17,300। तो ये चार आपने बना दिए हैं। अब एक इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू हमने अभी छोड़ा है, उसके अलावा सारे वैल्यूज हमने ले लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का 1200 का बैलेंस है। तो अब हम चलने बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कुछ इस तरीके से आप पहले लिखेंगे फॉर्म बी, लॉस अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर 1 मार्च, जो भी दे रखा हो, जैसे अभी के प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आप स्टार्ट कर देंगे पर्टिकुलर अमाउंट, शेड्यूल नंबर और अमाउंट। इनकम आप लोग नोट करेंगे, और इनकम में सबसे पहला जो अपना वो है इंटरेस्ट अर्न का हमने किया था 84,690, 84,690। एंड देन अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14 का टोटल है हमारा 910। यहाँ आप इसका टोटल लगा देंगे। एट फोर सिक्स नाइन जीरो प्लस 910 देन एक्सपेंसेस लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 17,300, इसका भी टोटल लगा देंगे आप एक्सपेंसेस वाले पार्ट का। 36,500 प्लस 17,300 53,800, और इसके बाद देखिए फॉर्मेट
प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट हमें दिखाना है। तो अब यहाँ हम एक हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट और लॉस, और उसमें हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर प्रॉफिट के लिए आप जो टोटल है हमारी इनकम की 85,600, उसमें से जो एक्सपेंसेस टोटल है 53,800 उसको माइनस कर दें 31,800, उसको नोट डाउन कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट, ये हमें क्वेश्चन में दिया था ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस 1200 रुपए, वो आप यहाँ नोट डाउन कर देंगे। यहाँ बीच में आप इसकी टोटल लगा देंगे। इस लास्ट ईयर का और करंट ईयर का प्रॉफिट 31,800 प्लस 1200, ये है हमारे पास 33,000। अप्रोप्रिएशंस, स्टैट्यूटरी रिजर्व, अदर रिजर्व्स और डिविडेंड वगैरह। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बैंक को, आपको वापस ओपन करके बता देता हूँ, एक बैंक को एटलीस्ट 25% एनुअल प्रॉफिट का हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना होता है। तो आप 25% की रेट से 33,000 का रिजर्व क्रिएट कर देंगे और बैलेंस को आप कैरी फॉरवर्ड के नाम से पढ़ा रहने दें, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको डिविडेंड वगैरह का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो जस्ट जो 33 में से 82450 माइनस करने के बाद बैलेंस वैल्यू है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट लिखे रहने दें और फिर एक लास्ट में टोटल वापस लगा दें 33,000। तो डियर स्टूडेंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी बैंक का फॉर्म बी के रूप में, इनकम का पार्ट शेड्यूल नंबर 13 और 14 के रूप में, एक्सपेंसेस का पार्ट शेड्यूल नंबर 15 और 16 के रूप में, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर और ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट, और फिर उसका एप्रोप्रिएशन। अगर डिविडेंड दे रखा है तो आप डिविडेंड भी इसमें ले लेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व के बाद में एक लाइन और डाल देंगे, बैलेंस अमाउंट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस पार्ट में आपको क्वेश्चन की हेल्प से किस तरह से प्रोविजन बनाने हैं परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आपको देखने को मिल जाए, जिसमें बैंक की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।